नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच भड़की आग अब पूरे खाड़ी को अपनी चपेट में ले रही है। हमले का दायरा बढ़कर सऊदी अरब तक पहुंच गया है। इराक भी हमले की जद में आ गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर धुआंधार हमले किए। जवाब में ईरान ने जॉर्डन के बेस को धुआं धुआं कर दिया। रात भर जॉर्डन के बेस पर मिसाइल मारे हैं ईरान ने। शास्त्रों में एक बहुत सटीक बात कही गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहने का मतलब यह कि जब इंसान का विनाश आता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब यह भी बात है कि भाई ट्रंप को कोई बुद्धि देने वाला नहीं, सद्बुद्धि देने वाला नहीं, कोई ने समझाने वाला नहीं कि अगर ये चिंगारी नहीं रुकी तो ये जंग की आग पूरी दुनिया को निगलने की कुव्वत रखती। अब जरा आप तस्वीर देखिए फुल स्क्रीन। ये देखिए फुल स्क्रीन तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इराक की तस्वीर है। अमेरिका और सऊदी ने मिलकर इराक के पीएमएफ सशस्त्र बल पर हमला किया। साफ तौर पर कहें तो मिडिल ईस्ट की जंग में अब खाड़ी का हर एक देश धधकता नजर आ रहा है। ऐसे नाजुक मोड़ पर दुनिया को एक समझदार नेतृत्व की जरूरत होती है जो इस आग को बुझा सके। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले ने इस आग में घी डालने का काम किया है। कूटनीति और बातचीत का रास्ता छोड़कर केवल गुरूर घमंड के दम पर पूरी दुनिया को झुकाने की एक कमाल की खतरनाक जिद है। और धीरे धीरे जंग का दायरा बढ़ता हुआ अलग अलग देशों में फैल रहा है। खाड़ी में जारी तनाव के बीच अरब देशों की भूमिका सामने आई। अमेरिका के साथ सऊदी अरब जंग में कूद चुका है। इराक के अंदर लगातार अटैक कर रहा है। इधर यमन के हूती विद्रोही सऊदी पर हमला कर रहे हैं। सऊदी यमन में हमला कर रहा है। अभी हाल ही में सना एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। ईरान पर यूएई का गुप्त सैन्य हमले का दावा है। बैकडोर से ईरान को फुल सपोर्ट करता है रूस और चाइना। जल्द ईरान को 610 करोड़ के मैनपैड्स देने जा रहा है चाइना। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही रशिया और चाइना को इस जंग से दूर रहने की हिदायत दे चुके हैं। साफ है दुनिया की महाशक्तियां दो धड़ों में बटी नजर आ रही हैं। एक तरफ टीम अमेरिका है जिसमें इजराइल है, सऊदी अरब है, नेटो है, यूरोपीय देश है। तो दूसरी तरफ टीम ईरान है जिसमें पर्दे के पीछे से चीन और रूस का मजबूत बैकडोर सपोर्ट है। तो क्या इस जंग की रूपरेखा विनाशकारी हो चुकी है? और आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? यहां से दो चीजें हैं। पहला तो यह कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का मामला हो, ये जिससे दुनिया भर में हथियारों की डिमांड इतनी बढ़ जाए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बहुत मजबूत हो जाए। क्योंकि पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट को सबसे ज्यादा अमेरिका हथियार देता है। यानी उसकी भागीदारी हथियारों के बाजार में 60-70% तक है। और जितनी लड़ाइयां उतना अमेरिका का फायदा। और अमेरिका हर लड़ाई अपने सरजमी से हजारों किलोमीटर दूर लड़ता है और उसमें बाकी अलग अलग देशों को भी घसीटने की कोशिश करता है। और आज देखिए मिडिल ईस्ट में सऊदी जंग में आ चुका है। इराक पर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान पहले से ही हमले में है। यमन में हमले हो ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट का हर एक देश इस हमले की जद में है। इजराइल हमले के रेंज में है। रूस यूक्रेन ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो ये जो हथियारों की डिमांड बनेगी, जाहिर सी बात है ये अमेरिका को मजबूती देगी। तो कहीं पर्दे के पीछे की बहुत बड़ी साजिश ना हो। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताब सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। अशरफ अली जैदी थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनके पास भी चलेंगे। पहला सवाल मैं माथुर सर आपसे करना चाहता हूं।
या तो अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया को जला देना चाहता है, जिससे उसके हथियार बिकते रहे और अमेरिका सुख चैन और ऐशो आराम की जिंदगी बिताता रहे, या तो फिर यह मामला जो है वो वाकई इंसाफ का है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपना अपना एफर्ट डाल रही हैं। जय हिंद विवेक। जय हिंद देखिए, सर। आपने जो कहा, बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। अमेरिका का अभी आज नहीं, हमेशा से, सदैव से उनका एक ही एजेंडा रहा है कि कैसे अमेरिका को लाभ हो सकता है। और कोई अमेरिका को चीज दुनिया में नजर नहीं आती। और वो जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। अब ये हो गया है कि नो परमानेंट एनीथिंग एज फार एज यूएस इज कंसर्न। विवेक, उनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि कैसे यूएस को लाभ मिले और कैसे वो वहां पर अपना अपना आधिपत्य जमाए रखे। ये बात मैंने बार बार कही है आपके चैनल के माध्यम से। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि अगर अमेरिका को पश्चिम एशिया छोड़ करके वापस जाना पड़ा, तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी होगा बेबी। और इस वजह से वो नहीं चाहते कि कोई भी तरीका ऐसा निकले जिससे कि ईरान यहां से एक विजेता बनकर के निकल करके सामने आए। और इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उसमें चाहे सऊदी अरब चल के खत्म हो जाए या कोई और पश्चिमी शायद देश खत्म हो जाए, उससे उनको, मुझे लगता नहीं कि कोई खास उनको चीज नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए ये पूरा, देखिए, अगर किसी एक देश को फायदा है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से और शायद बाबल मंदिर के ऊपर दबाव आने से, उस देश का नाम है अमेरिका। हमारा अमेरिका से गैस का आयात 8% था, आज 60 के आसपास है। इस तरह, और अब अमेरिका क्या चाह रहा है, देखिए, कि किसी तरह से चीन जो है वो भी अपनी ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो वेनेजुएला और अमेरिका के साथ कर सके, जिनको कि दोनों को खुद कंट्रोल करते हैं। उनका अपना इकोनॉमिक और जो सेल्फिशनेस है वो जहां पर भी निहित है विवेक, वो वही काम कर रहे हैं। आज ये जो दो इंपॉर्टेंट, एक चीज और विवेक बोलना चाहता हूं, दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं आज, और उन दोनों इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का यही उनका जो आउटकम होगा आप आने वाले समय में देखेंगे। कुछ उसका ट्रेलर ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया है। आने वाले समय में आप दोनों फ्रंट्स पे भीषणता युद्ध की बढ़ते हुए देखेंगे, ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए। जहां तक सवाल इजराइल का है, इजराइल का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो चाहता है कि किसी प्रकार से भी ईरान का वहां पर दबदबा ना हो, एंड इजराइल का यूनिक पॉइंट एजेंडा इज टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। और अगर आपको ईरान एज ए थ्रेट हटाना है, तो जो अमेरिका कर रहा है वो करना आपको वहां पर पड़ेगा, क्योंकि अब एक ही मात्र तरीका, जरिया जो है वो ईरान को दबाने का, वो आर्थिक रूप से उनके ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि वो आने वाले काफी समय के लिए पूरी तरह से उबर करके उससे निकल नहीं पाए। और एग्जैक्टली वही किया जा जी। रहा है, चाहे वो ब्लॉकेड हो, चाहे वो उनके इकोनॉमिक एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हो। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अपना अपना उल्लू साध रहा है और बाकी कुछ नहीं देख रहा दुनिया में। जाहिर सी बात है वो अपना प्रॉफिट देख रहा है, और दुनिया भर में हथियारों के लिए, अगर डिफेंस के लिए अगर देखा जाए, मैं सीपरी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 50% है, कुछ कुछ देशों में तो 60-70% तक है। और इसमें इसका जो मेन जो एक्सपोर्ट है, F-35 है, पैट्रियट है, हिमार्स है, अटैक हेलीकॉप्टर है, उन्नत गाइडेड म्यूनिशंस है। तो जितनी लड़ाइयां होंगी उतना ये बाजार फलेगा फूलेगा, और जितना ये बाजार फलेगा फूलेगा अमेरिका को उतना फायदा होगा। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में खामनेई सरकार कैसे चला रहे हैं, मुश्तबा खामनेई क्या कर रहे हैं, IRGC क्या कर रहे हैं, उससे खाक अमेरिका को कोई लेना देना है। उसको तो उसका भाई, आज की तारीख में अमेरिका के ऊपर उसका जो GDP है उसके 125% का डेट है, उनके ऊपर कर्ज है। तो वो कर्ज को देखते हुए मुझे लगता है इस जंग की शुरुआत की गई है, और ये लड़ाई जिस तरह से बढ़ रहा है, और सऊदी जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, कतर जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, इजराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम तो यूएस से आते हैं। जितना हथियार खर्च होगा उतना यूएस को फायदा। जैदी साहब क्या कह रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, जंग में जो रात हुआ, वो सऊदी ने इराक के ऊपर जो हमला किया, वहाँ की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ऊपर,
वो एक हमला था ईरान इराक की सॉवरेनिटी के ऊपर, उसको हमला माना गया। जबकि ये इराक का सऊदी से कुछ लेना देना नहीं है इस पूरी जंग में। लेकिन चूंकि सऊदी ने के ऊपर जो हमले हैं वो यमनियों की तरफ से हैं, यमन के ऊपर उनका ब्लॉकेड है पिछले 4 साल से, तो उसके मुकाबले पे बाबुल मुंदब में यमनियों ने भी उनका ब्लॉकेड किया है और हमले उनकी रिफाइनरी पर ऊपर है। अब जब इराक की किसी भी ग्रुप की तरफ से 17-18 ग्रुप्स हैं जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अंडर में आते हैं, उनकी तरफ से किसी भी हमले की किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं ली गई है और उन्होंने इसको कंडेम किया और बोला कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं है और हो भी नहीं सकता विवेक। वो इसलिए कि इराक के जहां के ऊपर ये हमला हुआ है, इराक के अंदर अरबईन का प्रोसेशन चल रहा है जिसके अंदर तकरीबन 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक लोग उस अरबईन प्रोसेशन में शामिल हैं और दुनिया भर के लोग गए हुए हैं। जो नजफ से करबला जो होली सिटी है वहां पे चल रहा है और ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, पूरा इंतजाम इन 2 से 2.5 करोड़ लोगों का उन्हीं के हाथ में होता है। तो कोई भी ताकत मुल्क की कि जो अपने लोकल और अंदरूनी मामलात में व्यस्त हो, इस हालत में पड़ोसी देश पर हमला करे, ये किसी भी तरीके से नहीं लगता। ये देखिए, इसके अंदर जो सेंटेकॉम है, जो अमेरिका का जो इशारा है और सऊदी नाचता है अमेरिका के इशारों पर, ये कहीं ना कहीं वो फैसला है जो वाशिंगटन डीसी या फिर अमेरिका और नेतन्याहू के बीच में जो मामला चल रहे हैं उनको लेके उधर से इशारा हुआ और इराक के ऊपर ये हमला इस हालत में कि जब वहां पे 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस अरबईन प्रोसेशन का हिस्सा हो, एक वाकई एक बड़ा हादसा है और जिसकी निंदा जो है कि जिसके अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और ये हमला उसी एरिया में किया गया जो करबला नैनवा प्रोविंस है। जी। नैनवा का जो एरिया है जहां करबला वाक़ है, जहां पे करोड़ों लोग पैदल रवी कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये उसी एरिया में जो हमले हुए हैं, ये इसकी निंदा हो रही है। इराक की गवर्नमेंट ने इसकी निंदा की है, वहां के वजीर आजम ने इसकी निंदा की है और जो मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इन्होंने अहद किया है कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। मुझे नहीं लगता वो इस हालत में बदला ले पाएंगे जब उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन बदला जरूर लेंगे क्योंकि उनके पास भी ताकत है। यमन ने, जहां तक मुझे लगता है, जितने भी हमले हैं अब तक यमन सऊदी के ऊपर, सऊदी की रिफाइनरीज के ऊपर, वो यमन की तरफ से हुए हैं। अब चूंकि यमन को जवाब देने लायक नहीं है सऊदी अरब और ईरान का जो ईरान के हमले हैं उनका रिटेलिएट तो नहीं कर पाया, उन्होंने इन हमलों की जो जिम्मेदारी है वो हशदुशाबी यानी वही पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज है उनके ऊपर डालकर अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारा है, या फिर एक बड़े गेम का हिस्सा हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं। यानी सऊदी चाहता है कि इस जंग को इराक के अंदर घसीट के ले जाए, लेकिन याद रखिए इराक के अंदर भी एक बड़ी रेसिस्टेंस फोर्सेस मौजूद हैं, हशद शाबी के शक्ल में और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के शक्ल में, जो तकरीबन 20 से ज्यादा यानी 17 या उससे ज्यादा ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिन्होंने 2 लाख अमेरिका से और ज्यादा इसराइल लड़ाके हैं और पीएमएफ की, अगर बात की जाए पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो क्या इराक को घसीटा जा रहा है इस लड़ाई में, जबकि सऊदी भी आ चुका है, इराक भी आ चुका है? मैं आलोक जी का इस पे वो चाहूंगा वर्जन, क्या है उनका वर्जन? जी आलोक जी। नमस्कार विवेक जी। देखिए, ये कहने की बातें हैं कि वो आक्रमण नहीं करता, वो आक्रमण नहीं करता। इराक के ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण हुए हैं। ईरान ने भी आक्रमण किया है। इरबिल के पास क्या हुआ था? 26 और 27, 27, 28 दोनों दिन आक्रमण हुआ है, भरपूर आक्रमण हुआ है। सऊदी की तरफ से भी आक्रमण हुआ। वहां पर 2 गुट हैं। एक गुट और अपने दूसरे विरोधी गुट को वो आक्रमण कर रहा है, उसके विरोधी गुट को वो आक्रमण कर रहा है। तो रोज खबरें आ रही हैं, इसमें छिप नहीं सकता ये सब बातें। दूसरी बात, युद्ध का दायरा जो आप बता रहे हैं ना विवेक जी, वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए अमेरिका, देखिए अमेरिका जिम्मेवार है। आपका जो आपने जो नैरेटिव सेट किया, बहुत अच्छी बात है। 250 साल के अपने इंडिपेंडेंस के इतिहास में अमेरिका ने मुश्किल से 25 या 30 साल ही ऐसे हुए हैं जहां पर उसने युद्ध नहीं किया है। हमेशा वो किसी न किसी क्षेत्र में दुनिया में युद्ध करता रहा है। हर दशक में अमेरिका के कारण लाखों लोगों की हत्या मारे गए हैं दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन
बात अगर हम इस युद्ध की करें ईरान की, तो एमओयू साइन होने के बाद ईरान की 5 उंगलियां घी में थी। युद्ध बंद हो चुका था। ये अब ईरान को लगभग सब कुछ मिल चुका था। उसको यूरेनियम भी सौंपने की बात नहीं थी। तब आपने क्यों तेल के टैंकर पर आक्रमण किया, वो भी ओमान के तट के पास में? आपने तो इजराइल को मौका परोस के हाथ में दे दिया ना। इजराइल तो यही चाहता था कि अमेरिका युद्ध नहीं रोके, ईरान को तबाह करना है। और कैसे आपने तो इजराइल को मौका दे दिया और वो अमेरिका को जाके कह रहा है, देखिए आप युद्ध बंद कर रहे हैं, आपको तो वो चैन से रहने नहीं देगा, वो तो मार रहा है। वो तो कह रहा है कि ओमान का भी कोई हक नहीं है पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, हमारा हक होगा, हम चलाएंगे इसको। और युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान में देखिए, ईरान जो है एक अच्छा देश है, वहां के लोग अच्छे हैं, जैसे कि एक हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट ने कल भी बोला था। ईरान में मुश्किल यह है कि वहां आईआरजीसी के जो जो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट है, उन्होंने पूरे डिसीजन अपने हाथ में ले रखे हैं और वहां और नहीं किसी सर, की चल आलोक नहीं सर, रही है। इसमें और इसमें इस कारण से ईरान के इंटरनल रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जी विवेक जी, मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपको पता है ईरान में हर हफ्ते में फांसी पे लोगों को लटकाया जा रहा है? मैं कांटेक्ट में हूं ईरान के लोगों से। आप भी पत्रकारिता में है, ईरान के लोगों से संपर्क कीजिए। वहां पर लोगों को, जो भी आंदोलन में जो लोग शामिल रहे हैं, उनको बचाने के अभियोग में परसों 4 लोगों को सरेआम फांसी दी गई है, जिसके कारण वहां हंगामा भी हुआ था, रिपोर्ट आई है। अगर ईरान में सब कुछ ठीक ठाक है विवेक जी, तो क्यों नहीं आप प्रेस को परमिट करते हैं? सीएनएन को एक परमिट करते हैं बंदूक की नोक पर कि तुम यहां जाओगे और वहां से फिर वापस आ जाओगे। ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। ईरान, अगर अगर आप ये बात समझिए, ईरान एक अच्छा देश है जिसको गलत लोगों ने गलत दिशा में मोड़ दिया हुआ है। ईरान आज इतना मजबूत राष्ट्र बन के खड़ा होता, विश्व में अमेरिका के बाद ईरान की तूती बोलती। अमेरिका को उसने शपथ लगाई थी, पूरे विश्व में ईरान की तूती बोल रही थी कि पहला ऐसा देश है जिसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। उसको $300 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन की राशि मिलने वाली थी, सारे जब्त पैसे वापस मिल रहे थे, सब कुछ उसके 5 नहीं, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि भाई वहां पर सजा दी जा रही है, इस पर जैदी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं उनसे रिप्लाई लूंगा। लेकिन मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं ईरान की, उसमें यह पता चला है कि अगर कोई लीडर ये कहता है कि ठीक है अमेरिका से बातचीत हो जानी चाहिए या डील कर लेनी चाहिए, उसके ऊपर स्याही फेंकी जाती है, उसके ऊपर पत्थर डंडे से हमले किए जाते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स, जूते चप्पल चलाए जाते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स है। अब वो वाकई ईरानी लोग हैं या फिर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं लड़ाई हो, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट, उसके हिसाब से हर ईरानी बदला चाहता है आज की तारीख में अमेरिका से। इसलिए भी डील में बहुत मुश्किल आ रही है। अजिताभ जी इसको कैसे देख रहे हैं? फिर मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। अजिताभ जी देखिए विवेक जी, बहुत अच्छा आपने जिस तरह से एनालिसिस की है, मैं उससे सहमत हूं कि ईरान के अंदर अभी 2 नहीं 3 ग्रुप है। एक तो अल्ट्रा जो कह लीजिए कि हार्डलाइनर है, वो सईद जलीली हैं, वो कह लीजिए सुप्रीम लीडर के साथ हैं, उनके सेक्रेटेरिएट में है एक तरह से। वो कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा किस्म के विचार रखते हैं। दूसरा जो आईआरजीसी का वाहिदी ग्रुप है, वो अपनी जगह है। और तीसरा जो प्रो निगोशिएशन या प्रो कंप्रोमाइज की बात करता है, जिसको अदर ग्रुप उसको कंप्रोमाइजर कहते हैं, वो ग्रुप कह लीजिए पेजेस्कियन या फॉरेन मिनिस्टर उनके अरागची हैं, इन लोगों के अधीन है। तो ईरान के अंदर 3 घड़े बटे हुए हैं। चाहता सॉल्यूशन सब है, लेकिन सबके अपने अपने जिद भी हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी है। तो ईरान तो झुकने से रहा, और उसकी जो एक तरह से आइडियोलॉजी कह लीजिए, और सबसे मेन है एग्जिस्टेंशियल जो अस्तित्व की लड़ाई है, वो उसको मजबूत करता है लड़ने में। और उसको ये भी लग रहा है कि उसने बढ़त बना ली है, जो अमेरिका के अंदर डोमेस्टिकली राष्ट्रपति ट्रंप के डाउन हुए हैं, उसकी उनकी अप्रूवल रेटिंग कह लीजिए, वॉर की जो उनकी जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, जो इकोनॉमी अमेरिका, उसका वो फायदा उठा रहा है। तो दोनों तरफ से जो खामियां हैं या जो एक तरह से कहिए डिवीजन है, उसका फायदा उठा रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हार्ड पावर की बात सब करता है, सॉफ्ट पावर क्या है और उसका क्या अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेश नीति में, कूटनीति में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और वहां राष्ट्रपति ट्रंप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। चीन वहां दुनिया में अगर रैंकिंग की बात की जाए या एक तरह से कहिए सर्वे की बात की जाए, तो चीन अभी नंबर 1 बैठा हुआ है। पूरे दुनिया के लोग मान रहे हैं कि चीन अभी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसका देने में चीन अभी सबसे ज्यादा कारगर है और विश्वसनीय भी है।
तो अमेरिका जो कभी रूल करता था उस पे भरोसे की कमी सिर्फ अमेरिका के अंदर या अमेरिका के बाहर उसके पार्टनर्स में ही नहीं है, दुनिया में इस तरह का परसेप्शन बन रहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के टेन्योर में व्यापारिक ज्यादा है, ट्रांजैक्शनल ज्यादा है, अपने फायदे की बात करता है। इसलिए यूरोप के देश भी आज अमेरिका के साथ मन से खड़े नहीं है, मजबूरी में भले जो। लेकिन अब इस पे सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जयदीप साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं सवाल ले लूंगा। जयदीप साहब आपका रिएक्शन था कुछ? सर मैं सिर्फ इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, वो जो अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला है, आलोक जी ने, कि ईरान के अंदर मसलन प्रेस को इजाजत नहीं है। सर अभी मैं जब फुनल वहाँ पे हो रहा था, प्रोसेशन पूरा, में गया था, दुनिया के 100 देशों से 250 से ज्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद थे सर। और इसी तरह वहाँ पे दुनिया भर के चैनल्स मौजूद होते हैं जिनको हर तरीके की परमिशन भी है। और देखिए ईरान की यही खूबसूरती है कि ईरान के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक डेमोक्रेसी है, सत्ता में भी आते हैं, अपोजिशन में भी रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ग्रुप खामनेई की हत्या को सही ठहरा रहा हो। कोई भी ग्रुप अमेरिका की जो एमओयू साइन किया है उसकी जो उसने धज्जियां उड़ाई हैं लबनान के मामले में, या फिर ईरान के ऊपर उसने जो अटैक किया उस मामले में, हर ग्रुप अमेरिका को गैर काबिल भरोसा मानता है। और यही वजह है कि किसी तरीके की डील अमेरिका से करने में कोई भी ग्रुप आगे नहीं बढ़ना चाहता। और पब्लिक की जो मांग है, पब्लिक की मांग 99% कह लीजिए, मुझे तो ऐसा लगा 100% लोगों की मांग यही है कि वो अमेरिका के, जिसने कभी भी किसी भी डील का, किसी तरीके का कोई हमेशा डील फाड़ी हो, हमेशा निगोशिएशन टेबल के ऊपर बम्बारमेंट किया हो, तो उसके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो लोग इसीलिए उनको ज्यादा एतमाद अपनी आर्मी के ऊपर है, आईआरजीसी के ऊपर है। और आईआरजीसी जो हमले कर रही है और उसके जो ठिकानों को तबाह कर रही है पूरे क्षेत्र के अंदर, उसके ऊपर पब्लिक ज्यादा एतमाद कर रही है कि हाँ, हम मैदान जंग के जरिए अमेरिका क्षेत्र से भगा सकते हैं और उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में रहेगा तब तक कोई भी देश शांति के साथ नहीं रह सकता। और ये हमारे ऊपर, अगर ये जंग रुकती है इस हालत में कि जब अमेरिका हमारी किसी भी तरीके की बात नहीं मान रहा है, एमओयू को किसी भी शिप को उसकी किसी पॉइंट के ऊपर नहीं ठहरा है, तो अगर इस हालत में अचानक जब अभी 2 से 3 दिन जी, अभी 2 से 3 दिन का सीजफायर था। मैं एक बार आलोक सर आपके पास आ रहा हूं, ईरान ने अचानक से जॉर्डन को अटैक क्यों किया? जाहिर सी बात है ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है ना ईरान, और इस बार ईरान ने फर्स्ट स्ट्राइक जो है वो एडवांटेज लिया है। पिछले 2-3 बार से ये हो रहा था कि सीजफायर के दरमियान अमेरिका पहले अटैक करता था। माधुर सर। देखिए बिल्कुल मैं थोड़ा सा जयदीप साहब से बिल्कुल थोड़ा सा असहमत हूं। देखिए जब पहले सीज फायर का हुआ था वो भी ईरान की तरफ से ही हुआ था, जब उन्होंने ऑयल टैंकर्स पर, जैसे कि आलोक साहब ने बताया, उन्होंने हमला किया था। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान ने एक बहुत बेहतरीन मौका गंवा दिया है। और ये बात मैं आपको विवेक हर बार कहता हूं और फिर कहूंगा कि अमेरिका को मिलिटरीली हराना ईरान के लिए संभव नहीं है। और ये जो डिल्यूजन हम लोगों ने ईरान के अंदर डाल दिया है कि उन्होंने अमेरिका को घुटने पे ला दिया, अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दिया, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। और उसी की वजह से वो जो निर्णय सही लेना चाहिए था उस समय 17 जून को, वो निर्णय सही नहीं लिया गया। और उसी वजह से ईरान को कहीं ना कहीं तकलीफ होने की संभावना है। एक बेहतरीन मौका उन्होंने गंवाया है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब जहां तक सवाल, देखिए क्या है कि ईरान, ये जो जॉर्डन के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये तमाम हमले किस लिए किए जा रहे हैं? आपको मैं बता सकता हूं कि आप इसका कोई जवाब मुझे दे दे कि अमेरिका के जितने भी नेवल एसेट्स वहां पर खड़े हुए हैं, वो तमाम नेवल एसेट्स किसी ना किसी ईरान की मिसाइल की जद में हैं। एक भी राउंड उस तरफ फायर नहीं किया गया, क्योंकि ईरान को पता है वो करने के बाद उनका क्या हाल होगा। पिछले हर बार ये बात कही जा रही है कि एमओयू टूटा। एक मिनट प्लीज, एमओयू टूटा है इजराइल के हमलों की वजह से। अगर इजराइल की वजह से एमओयू टूटा तो आप इजराइल पे क्यों नहीं 15 मिसाइल फायर करते रोज की? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान भी इस बात को समझ रहा है कि इस प्रकार का एस्केलेशन करने से नुकसान उनको होगा। आज ईरान में भी काफी लोग ठीक समझ रखने वाले लोग हैं, और इस प्रकार के लोग भी हैं। खमेनी के ग्रैंडसन ने कहा था कि जो बात भी कर रहा है वो गद्दार है।
जो बात ये 300 बिलियन डॉलर ईरान के जीडीपी से कहीं ज्यादा इतना इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर आने वाला था। मुझे नहीं लगता कि इसको आपने छोड़ करके कोई समझदारी दिखाई है। तो ये अगर वहां पर युद्ध की भीषणता की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए ईरान भी उतना ही जिम्मेवार है। एक और मैं बात बताऊंगा, इराक पर भी इरबिल में जो हमले हुए हैं पहले ईरान की तरफ से हुए हैं, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो प्योर अमेरिकन एसेट है वो अमेरिका की नेवी है, उनको पास आके हमले करिए आप। जब आप एक ओमान पे हमले कर रहे हैं, कतर पे कर रहे हैं, तो वहां कतरी भी मारा जा रहा है, हिंदुस्तानी भी मारा जा रहा है, कोई हर एक दुनिया के हर लोगों को नुकसान हो रहा है। जब आप शुरुआत तो अमेरिका ने की ना सर, अमेरिका को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं क्लीन चिट अमेरिका को कभी नहीं दे रहा। मैंने तो शुरू में ही कहा है अमेरिका को क्लीन चिट की बात नहीं है। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं कि आपको ईरान के हमलों में भी एक पैटर्न देखने की आवश्यकता है विवेक, जो उनके पास प्योर अमेरिका का टारगेट है, आलोक जी कोई हमला नहीं है। आलोक जी, हम लोग एक एक बात को अगर क्लैरिफाई करते चलें, जैसे अभी हमारे ईरान मामले के जानकार ने बताया कि ईरान में कोई प्रेस का तो कोई कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? वो शव यात्रा में प्रेस को वहां इजाजत दे देना, उसके फोटो वीडियो आ जाने से वहां प्रेस परमिटेड है? आप कहीं भी जाके देखिए, गूगल पे चेक कीजिए, इज प्रेस परमिटेड इन ईरान? वर्ल्ड प्रेस इज परमिटेड इन ईरान? नेगेटिव। सिर्फ इरना के माध्यम से, जो कि ईरान का मीडिया है, उसके माध्यम से जो खबर वहां से रिलीज की जाती है। आप देखिए वर्ल्ड मीडिया में, सोशल मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स आती है, थ्रू एरिना दिस हैज कम टू आवर नोटिस। ओके, कुछ मौके पे सुनिए मौजूद आप, अरे आप गूगल पे जाके चेक कीजिए ना, आप प्रेस वालों से बात कीजिए ना। क्या बात सर गूगल पे क्या, मैंने खुद देखा है सर। आप रिपोर्ट देखिए ना इंडिया टुडे की, सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। इंडिया टुडे वहां मौजूद रहा है भाई साहब, आप फिर जाके चेक कीजिए। सिर्फ एक चैनल परमिटेड हुआ था बाहर का, अल जजीरा के अलावा CNN, वो भी बंदूक के नोक पे कि आप यहां जाएंगे, वो भी एक दो बार। लेकिन आलोक जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आलोक सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, समय बहुत सीमित है। आलोक सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वेस्टर्न मीडिया का चाल चलन जानते हैं सर, वो किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हो। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिताकर बैठे सर, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने 5 राफेल गिरा दिए, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा चलता है सर। वो कश्मीर के आतंकवादियों को उग्रवादी कहते हैं सर। मैं उनको सर मैं माइलेज नहीं दूंगा, सॉरी। मीडिया को बुलाइए ना, दूसरे मीडिया को तो परमिट कीजिए। हाँ ठीक है, वो देखिए वो उनकी इंटरनल पॉलिसी है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि भाई आप जिसकी दहलीज पर जंग लेकर आए, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या? अजिताभ जी से जल्दी छोटा रिएक्शन। अजिताभ जी, देखिए आपने जो कहा ना, अभी ईरान भी अपनी नीतियों में चेंज ला रहा है, नो डाउट। वो रियलाइज कर रहा है शायद, या उसको कह लीजिए ये इंप्रेशन है कि वो बढ़त बना रहा है। अब देखिए उसके लैंग्वेज में, पहले विवेक जी वो अटैक की बात करता था, एग्रेशन की बात करता था, जब तक अमेरिका ऐसा करेगा हम भी उसका काउंटर अटैक करेंगे। आज जो उसने लैंग्वेज यूज किया है, जो जॉर्डन पे अटैक किया है, उस लैंग्वेज में वो थ्रीट की बात कर रहा है कि जब तक हम पे खतरा बना रहेगा, थ्रीट हमको देगा, हम भी उस पे थ्रीट देंगे, हम भी उस पे अटैक कर। तो ईरान भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है जैसे जैसे, और सिर्फ इसका यही कारण है कि उसको लग रहा है कि जो उसने बॉडी बैग्स वहां भिजवा दिए, और अभी जो सरप्राइज अटैक कल रात में उसने जॉर्डन पे कर दिए, उसको ये एहसास लग रहा है कि वो बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अब उसको ये रात, मुझे लगता है फिर कहीं ना कयामत की रात आ जाए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जितने मुडियल हैं और जितने वो अपनी सुनते हैं और किसी की सुनते नहीं है, तो वो आज कह रहे हैं, थ्रीट ओपन दे रहे हैं कि आज मैं अटैक का बदला लिया जाएगा। और मुझे लगता है अटैक बहुत ज्यादा होने की संभावना है। ईरान को यहाँ सोचना होगा कि खाड़ी के देश जिस तरह मैसिव अटैक होने की संभावना है, बिल्कुल। और ये जो आशंका है सिर्फ आपको नहीं सर, ये पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है। और एक और बात आलोक जी, मैं आपके उस बयान के संदर्भ में कह दूं, आपने वेस्टर्न मीडिया की बातचीत की, कश्मीर में एक छोटे से इंसिडेंट को, आप कश्मीर छोड़िए, दिल्ली के इंसिडेंट को देखिए वेस्टर्न मीडिया में किस तरह से पेश किया गया, राइट। पीओजेके में 170 से ज्यादा कश्मीरी मारे गए, मशीन गनें चल रही हैं अंधाधुंध। किसी भी वेस्टर्न मीडिया ने अभी तक मानवाधिकार वायलेशन का झंडा बुलंद नहीं किया। यह है उनके खाते में। तो मैं इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग रखता हूं उस लाइन से,
क्योंकि उनकी लाइन मुझे पता, वो इस तरफ की दुनिया को वैल्यू नहीं करते, वो हमको इंसान नहीं मानते, हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हो, उनकी ये माइंड सेट है। तो मैं ऐसी पत्रकारिता वाली सोच पर तो मैं जाना नहीं चाहता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है, मैं फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।